संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन। सरकार वक्फ एक्ट के 40 संशोधन वाला बिल ला सकती है। कल विदेश मंत्री बांग्लादेशी हिंसा पर बोले थे। खालेदा जिया के बेटे की हो रही वतन वापसी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लंदन से लौट रहे बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त। राष्ट्रपति आंदोलनकारियों की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर एमवीए की मीटिंग आज। सीएम चेहरे पर भी होगी चर्चा। कांग्रेस ने कहा था गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। बिल्डिंग के मालिकों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते खबरों का। राजधानी दिल्ली से खबर बता रहे बांग्लादेश में रह रहे लोग लौटे बिहार। बिहार के 500 लोगों को वापस लाया गया। दिल्ली से खबर, बांग्लादेश में रह रहे लोग लौटे बिहार। बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में रह रहे थे लोग। बांग्लादेश में बिहार के 500 से अधिक लोग रह रहे थे। पढ़ाई करने के अलावा व्यवसाय से जुड़े बिहार के लोग। बिहार के लोगों को सुरक्षित देश वापस ले आया गया है। बांग्लादेश में बिहार के 500 से अधिक लोग रह रहे थे। बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में रह रहे थे लोग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सरकार की एक अच्छी पहल है, हिंसा के बीच 500 लोगों को बिहार पहुंचाया है। बांग्लादेश में जब से माहौल की अशांति में तब्दील हुआ है, तब से ही लेकर भारत के लिए चिंता और चुनौती दोनों बनी हुई थी। भारत के लोग जो भी बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको लेकर चिंता थी क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार दंगे कर रहे थे और माहौल इतना ज्यादा खराब हो रहा था कि भारत के लोग चिंता में थे और उनके परिवार के जो यहाँ सदस्य थे वो लगातार इन चीजों को लेकर सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे थे। वहीं बिहार के करीब 500 लोग जो बांग्लादेश में रह रहे थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से पहल की गई। सबसे बड़ी बात इसमें थी कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा इस समय मौजूद हैं और वो बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं। उनकी ऊपर शासन लेवल पर बात हुई थी और उन्होंने एक सूची सरकार को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब बिहार के 500 लोग इन इलाकों में फंसे हुए, जिसकी सूची उच्चायुक्त बांग्लादेश में भारत के प्रणय वर्मा के पास थी। इसके बाद इस पर लेकर रणनीति तय की गई और सभी इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके वहां से निकाला गया। तो करीब 500 लोग जो भारत के बिहार राज्य के बांग्लादेश में थे, उनको निकाल लिया गया है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों के लोग भी अभी बांग्लादेश में, कुछ छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, कुछ वहाँ टूरिस्ट वीजा पर गए हुए थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापारिक काम से गए थे, तो बिजनेसमैन भी कुछ वहां पर फंसे हैं, तो उनको निकालने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। हालांकि अभी बेहद चिंता की बात नहीं है, लेकिन सरकार चिंतित है और चुनौती भी है कि सरकार जो बाकी लोग वहां पर बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी वहां निकाला जाए, क्योंकि अभी बांग्लादेश में माहौल शांतिपूर्वक नहीं चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार के 500 लोगों को वतन वापस लाया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपके स्वागत है। और दिल्ली से खबर है, जहां पर उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूपीटी नेता उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के बीच होगी मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। जाति आधारित जनगणना में स्थगन प्रस्ताव दिया। सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस नेता जाति आधारित जनगणना को लेकर स्थगन प्रस्ताव। सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। जाति आधारित जनगणना मुद्दे पर लोकसभा में होगी चर्चा। जाति आधारित जनगणना में स्थगन प्रस्ताव दिया। जाति आधारित जनगणना मुद्दे पर लोकसभा में होगी चर्चा। दिल्ली से खबर, कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। खबर आपको दिल्ली से उतारे, जहां भैयाजी जोशी का बांग्लादेश पर बड़ा बयान। दिल्ली से खबर, भैयाजी जोशी का बांग्लादेश पर बड़ा बयान। जोशी ने बांग्लादेश पर दिया बड़ा बयान। भारत सरकार हिंदुओं के लिए उठाए उचित कदम। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए रणनीति। जोशी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर दिया बड़ा बयान। दिल्ली से खबर, भैयाजी जोशी का बांग्लादेश पर बड़ा बयान। भारत सरकार हिंदुओं के लिए उठाए उचित कदम। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए रणनीति। जोशी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर दिया बड़ा बयान। दिल्ली से खबर है, पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खांडेकर पहुंची हाईकोर्ट। यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट। यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट।
पूजा खांडेकर की अर्जी पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पूजा खांडेकर की अर्जी पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक। राहुल ने दिल्ली में खड़गे के सरकारी आवास पर की बैठक। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के कोटे में कोटे पर आए फैसले को लेकर चर्चा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर है, पीएम मोदी की तीरथ सिंह रावत से मुलाकात। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी की तीरथ सिंह रावत से मुलाकात। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दी बधाई। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। लखनऊ से खबर है, ठाकुरगंज पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सैयद रहबर, गौरव मल्होत्रा, रितेश रस्तोगी गिरफ्तार। आरएचएम के मालिक हर्षित गुप्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। सैयद रहबर, गौरव मल्होत्रा, रितेश रस्तोगी गिरफ्तार। आरएचएम के मालिक हर्षित गुप्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फैक्ट्री सील करवाने, फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी थी धमकी। पीड़ित हर्षित का आरोप, पत्रकार बनकर पहुंचे थे फैक्ट्री। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका। आज ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल को ईडी मामले में मिल चुकी है जमानत। आज हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका।
आज ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल को ईडी के मामले में मिल चुकी है जमानत। आज हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। आज ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल को ईडी मामले में मिल चुकी है जमानत। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन आज परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर जाएंगे सीएम। रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि। सुबह 10:30 बजे मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर जाएंगे सीएम। रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए तो अयोध्या का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहला दौरा, उपचुनाव से पहले पहला दौरा, और अयोध्या में इस वक्त जो सियासी का केंद्र बना हुआ है, जहां पर लगातार अब तो लखनऊ में मैं देख रहा हूं पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है अयोध्या का जो रेप कांड है उसको लेकर। और तमाम अटकलों के बीच कल जिस तरीके से सपा के बागी विधायक अभय सिंह मिलते हैं और आज साधु संतों में जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ जो बैठक करी, मुझे लगता है जो अयोध्या में एक आडंबर बनाया गया या एक पूरा उबाल बनाया गया, उसको सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं भेद रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का दौरे का दूसरा दिन है। आज जो है राम मंदिर आंदोलन के जो प्रोधा थे स्वर्गीय रामदास परमहंस जी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को 4 बजे जो है अयोध्या पहुंचे थे और मंडल आयुक्त कार्यालय में कानून व्यवस्था और अयोध्या के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। उसके बाद सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। लेकिन वो बैठक अहम इसलिए मानी जा रही क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने जनपद के जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक की है। हर एक पहलू पे बात की गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो अयोध्या सीट है उस पे हारने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है भाजपा की लाट पड़ चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान स्वयं संभाली है। हर एक पहलू पे बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो है जो ये निकल के आ रहा है कि लगातार जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, तो इससे अहम ये माना जा रहा है कि कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी चुनाव को लेकर। तो इसके बाद आपको बता दें कि शाम को जो है करीब 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने श्री राम हेरिटेज वॉक का भी लोकार्पण किया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के सूत्रधार थे परमहंस रामचंद्र दास जी, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत समाज में भी एक संदेश देंगे कि हम आपके साथ हमेशा से थे। जो नाराजगी थी मुझे लगता है अधिकारियों को लेकर संत समाज में और अयोध्या के लोगों में कि संत समाज से थोड़ा हट गई है पार्टी, उन सारी चीज़ों को लेकर फिर से अपने पुराने मूल मुद्दे पर वापस आई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके निकले
तो उसके बाद सबसे पहले अयोध्या के जो संत थे उनके साथ भी बैठक हुई, संतों के साथ बाकायदा भोजन हुआ। उसके बाद श्री राम हेरिटेज का जो है लोकार्पण हुआ। लेकिन जो सबसे आज अहम बात है ये है कि जो राम मंदिर के पुरोधा थे, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई छिड़ी है, आज जो है उनकी पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जो है मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी। आज परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नौकरी में आरक्षण के मुद्दे से बांग्लादेश में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। हालत इस कदर बिगड़े हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को देश छोड़ना पड़ गया। अब बांग्लादेश में फिलहाल सेना का शासन, सियासी उठापटक के बीच भारत से घर लौट रहे बांग्लादेशी नागरिक शेख हसीना के तख्तापलट पर उनकी क्या राय है, इस रिपोर्ट में देखिए। नौकरी में आरक्षण के मुद्दे से बांग्लादेश में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया। इस कदर बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को देश छोड़ना पड़ गया। अब बांग्लादेश में फिलहाल सेना का शासन है। कई बांग्लादेशी नागरिक जो इस समय भारत में हैं, वो इस मुश्किल में जल्दी से जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में रह रहे कुछ बांग्लादेशी नागरिक शेख हसीना के सत्ता छोड़ने से खुश नजर आए। We should be happy because destroyed is not acceptable for anyone. So I think we should be happy right now. After lots of protest, lots of kill, lots of murder, it should be accepted. We are waiting for our next election. Then whatever the government will come to us, we will accept him or that government. कुछ लोगों ने शेख हसीना के 15 साल के शासन को खत्म करने वाले प्रदर्शनों के पीछे की वजह विवादित आरक्षण नीति बताई। The government relatives was relative offer for 30% quotas, and the others totally added by 57. So it was very awkward for us. It was very hard for us for finding any job, because I'm not a government relatives. If I want any job, if I drop my CV, they will accept the government first. Then if any seat was left, then I. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रह रहे बांग्लादेशियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। খুবই ভয়ানক দাদা। কি দেখছিলেন আপনি, কি দেখে আসলেন? প্রতিটি জায়গায় মোড়ে মোড়ে দোকানপাট লুটপাট হয়েছে। काफी दिनों तक जो सिचुएशन था उसका बेटर है, इसलिए हम बैक जा रहे हैं। मन में कोई शंका? नहीं, कोई शंका कोई नहीं है। थोड़ा सामने आगे जो दिन आ रहा है कुछ भला होगा। कई बांग्लादेशी नागरिक जिनका वीजा खत्म होने वाला है, वे मैत्री एक्सप्रेस से ढाका जाने के लिए नादिया जिले के गेटे जंक्शन पर पहुंचे। लेकिन शायद इन्हें नहीं पता था कि बांग्लादेश में मौजूद संकट की वजह से दोनों देशों के बीच सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। भारत में इलाज कराने आने वाले बांग्लादेशी नागरिक अपने देश में पैदा हुए सियासी तूफान से परेशान हैं। उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल क्रॉसिंग पर बांग्लादेशी नागरिक अपने देश के बारे में फिक्रमंद नजर आए। আমি গত বুধবারে চলে আসছি। সেই সময় পরিস্থিতি মোটামুটি একটু খারাপ ছিল, তারপরে চলে আসছি। এখন তো দেখতেছি মানে পরিস্থিতিটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বারবার ফোন করছে যে তাড়াতাড়ি আসো। আমরা খুব সমস্যার ভিতর আছি। তাই মাটিতে না খা করিডোরে নিয়েই এখন আমরা মোটামুটি চলে যাচ্ছি বাড়ি। इसलिए आए थे इंडिया में, इस कारण से आए थे इंडिया। আমি আইছিলাম ডাক্তার দেখানোর জন্য চোখ। उत्तर 24 परगना जिले के 0 पॉइंट से अपने देश लौट रहे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भी अपने देश के मौजूदा हालात की वजहों को बताया। না এটা ঠিক না, এটা আসলে কোনো রাজনীতি ইস্যু, কোনো কারো
এই শত্রুতা করে বা প্রতিহিংসা করে এটা করা হয়েছে, এটা আমি নিন্দা জানাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলাদেশ গড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে এই কাজটা খুবই মানে খারাপ। এটা খুব খারাপ কাজ করতেছে। এটা যে করছে আমার মনে হয় কোনো প্রতিহিংসার কারণে এটা কেউ করছে। অবশ্যই এটার বিচার হবে, আমি আশা করি। शेख हसीना बांग्लादेश में बहुत बेस्ट है। मेरा संख्यालघु का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। उसके लिए मेरा संख्यालघु को बहुत प्यार है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। बांग्लादेश संख्यालघु को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मेरे सेफ है, मेरा फैमिली सेफ है, बट बिजनेस क्लोज, मार्केट शॉप क्लोज। बांग्लादेश लौट रहे कई लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नए चुनाव होंगे, जिससे नई सरकार का रास्ता साफ होगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। शेख हसीना का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटने के भारत के लिए मायने रखता है। हसीना भारत के लिए बड़ी सहयोगी थी, जिन्होंने दोनों पड़ोसियों के बीच अहम रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की थी। इस रिपोर्ट में देखिए। शेख हसीना का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटना भारत के लिए मायने रखता है। हसीना भारत की बड़ी सहयोगी थी, जिन्होंने दोनों पड़ोसियों के बीच अहम रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की। भारत इस वक्त पश्चिमी सीमा पर आक्रामक चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों से जूझ रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उठापटक की वजह से भारत को अपनी पूर्वी सीमा पर भी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। The difficult part starts now as to what kind of economic governance architecture, political governance architecture Bangladesh and the interim government is going to create, which means that there is going to be a lot of political, economic uncertainty, policy uncertainty for a while. And that means that all the projects, for example, that India has signed with Bangladesh, they would be at a standstill. बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पिछले 2 दशकों में इस रीजन में अहम निवेश किया है। मौजूदा वक्त में द्विपक्षीय व्यापार 12.9 खरब डॉलर है। भारत ने हाल ही में रणनीतिक मोंगला बंदरगाह के ऑपरेशनल राइट भी हासिल कर लिए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, चीन के बढ़ते असर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती दखलंदाजी के डर की वजह से सब कुछ खतरे में पड़ गया है। भारत के खिलाफ एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर चला रहा है कश्मीर में, वो भी चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत को घेरे रखे, अपनी इन्फ्लुएंस से घेरे रखे। चीन उसके साथ है। चीन भी बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश की फौज के पास इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा चीन का इक्विपमेंट है, तो चीन की भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और चीन और पाकिस्तान को मिलकर शायद वो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनाए ताकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसमें कुछ हद तक जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसके अंदर बाधा पड़े। भारत पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा साझा करता है। इन दशकों में खासकर अस्थिरता के दौर में सीमा पार से लोगों का लगातार आना जाना लगा रहा है। जानकारों का मानना है कि ये और बढ़ सकता है। We have a 4,000 kilometer border with Bangladesh. We have declared a curfew on the Indian side 200 meters to make sure that there is no influence. But this is the biggest worry for Bangladesh, that since there is this long land border, that people, whatever happens inside Bangladesh, any instability spills over on the Indian side of the border. So we are worried about it. शेख हसीना के सत्ता और बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत को कई मोर्चों पर कूटनैतिक और रणनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। वो एक और दुश्मन को पैदा होने और बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात भारत के लिए फायदेमंद होंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे। और अब बात करेंगे विनेश बनेगी गोल्डन गर्ल।
ओलंपिक 2024 में मंगलवार को रेसलर विघ्नेश फोगाट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रेसलिंग में महिला 50 किलोग्राम इवेंट में क्यूबा की लोपेज गजमन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी। इस जीत के साथ उन्होंने पदक पक्का कर लिया। उनसे पहले केवल साक्षी मलिक ही भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। साक्षी ने 2016 में रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय स्टार पहलवान विघ्नेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में मेडल की उम्मीदों को हकीकत में बदलकर इतिहास रच दिया है। हालांकि ओलंपिक में जाने से पहले विघ्नेश का ज्यादातर वक्त धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन से टकराव में गुजरा था, लेकिन इस सब का विघ्नेश ने अपने खेल पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। हरियाणा की 29 साल की विघ्नेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसने इलस गुजमैन को 5-0 से हरा दिया। उनकी इस जीत से भारत का सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में विघ्नेश स्ट्रेचर पर बाहर गई थी। वहीं टोक्यो में भी उन्हें निराशा हाथ लगी। सेमीफाइनल में पहले 1.5 मिनट तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना भरपूर जोर लगाया, लेकिन विघ्नेश ने पहले राउंड में 1 पॉइंट से बढ़त बनाई। उसके बाद दूसरे राउंड में शानदार परफॉर्म करते हुए भारतीय पहलवान ने 2 पॉइंट हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। विघ्नेश के पास अब फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस बात करेंगे बाढ़, नदियों का जलस्तर, कुंभ की तैयारियों पर पड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करेंगे बढ़ा नदियों का जलस्तर, कुंभ की तैयारियों पर असर। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रयागराज में संगम घाट पर गंगा और यमुना नदी का पानी बढ़ने से लोग को रोजमर्रा में काम में दिक्कतें हो रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रयागराज में संगम घाट पर गंगा और यमुना नदी का पानी बढ़ने से लोगों के रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ रही है। पानी बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये गंगा आरती स्थल है, ये आरती स्थल सब लोग भी हम लोग सामान लेकर सब हटा रहे हैं, काफी परेशान है। तेजी से बढ़ते जलस्तर ने महाकुंभ मेले की तैयारियों पर असर डाला है। स्नान के लिए बनाए गए नए घाट भी इससे अछूते नहीं हैं। जो पक्का घाट बनना उसका सीमेंट और सरिया है, सभी यही सामान है, सब उसी को साइड कर रहे हैं। तो पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पानी तो बहुत तेजी बढ़ रहा है, 1 घंटे के अंदर 1 मीटर पानी बढ़ रहा है। काफी नुकसान हो गया सरकार का? नहीं, नुकसान तो हुआ है कुछ। अब जो नुकसान हुआ तो जो बचा है उसको निकाल रहे हैं। बहुत तेज बढ़ रहा है जल, हर घंटे जो है प्रति मिनट 1 फीट बढ़ रहा है जल। जो कुंभ के कार्य चल रहे हैं यहाँ पे पक्के घाट वगैरह पर कितना प्रभाव पड़ेगा जल? अब वो सब कार्य जो है सब डूब जाएगा, फिर जल हटने पर ही कार्य संपन्न होएगा। वहीं हालात को देखते हुए गंगा और यमुना नदी के किनारे बनाए जा रहे कंक्रीट के घाटों का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में का मेला हर 12 साल बाद लगता है। जनवरी 2025 में शुरू होने वाले मेले की तैयारियां चल रही हैं। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सिपाही परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई। लखनऊ से खबर, सिपाही परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई। ईडी ने राजीव मिश्रा और सुभाष प्रकाश पर की कार्रवाई। आरोपियों की लगभग 1 करोड़ की संपत्तियों को किया गया अटैच। सिपाही पर्ची आरओ परीक्षा पेपर लीक का है आरोप। ईडी ने राजीव मिश्रा और सुभाष प्रकाश पर की कार्रवाई। सिपाही परीक्षा आरओ परीक्षा पेपर लीक का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई संपत्तियां अटैच। लखनऊ से खबर, सिपाही परीक्षा पेपर लीक में आरोपियों पर कार्रवाई। आज अंबेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।
आज अम्बेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम योगी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगे बैठक। और अब बात करेंगे लखनऊ में पोस्टर वॉर करके बीजेपी को घेरने की कोशिश। लखनऊ से खबर, पोस्टर वॉर करके बीजेपी को घेरने की कोशिश। विवादित पोस्टर जारी कर सरकार को घेरा। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा 4%। सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने लगवाए विवादित पोस्टर। पोस्टर में भाजपा को महिला विरोधी बताया। वाराणसी में बीजेपी के नेताओं ने छात्रा से किया बलात्कार, ये भी पोस्टर में लिखा। भाजपा नेताओं को संरक्षण दिया गया। सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने लगवाए हैं पोस्टर। उत्तर प्रदेश की बेटी के नाम से पोस्टर लगा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से महिला उत्पीड़न बढ़ा है, किस तरह से बच्चियों के साथ रेप के केसेस बढ़े हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पीड़िताओं को न्याय दिलाने की जगह उनकी रेप पर राजनीति करने का कार्य कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है, क्योंकि रेप एक संवेदनशील मुद्दा है। इसमें कोई भी पीड़िता हो, उसकी सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, सामाजिक मदद करनी चाहिए और उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। और अपराध हो या बलात्कार, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं ठीक है। और ये जो पोस्टर लखनऊ की सड़क पर लगा है, ये अपने आप में देखने का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और अभी हाल फिलहाल में कल की घटना जो महिला ने सुसाइड कर लिया है, बहुत निराशा का माहौल है। और उत्तर प्रदेश की महिलाएं बहुत भारतीय जनता पार्टी से निराश है। पीलीभीत से खबर है, पत्नी द्वारा पति के बंधक बनाकर पीटने का मामला। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति को बंधक बनाकर पीटा। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति को बंधक बनाकर पीटा। इलाज के दौरान घायल महिला ने लखनऊ में तोड़ा दम। महिला की मौत के बाद पति समेत पूरा परिवार घर से फरार। मृतका के पिता ने पुलिस से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग। पीलीभीत से खबर, पत्नी द्वारा पति को बंधक बनाकर पीटने का मामला। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति को बंधक बनाकर पीटा। इलाज के दौरान घायल महिला ने लखनऊ में तोड़ा दम। पति की दूसरी लड़की संबंध में होने के चलते की थी मारपीट। देश की बात फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।